मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड पे। जैसे कि हम लोग ने बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का कोशिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जीके और जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। ठीक है, अब कोशिका में क्या क्या पढ़ना है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो कोशिका में पहले पढ़ना है कोशिका किसे कहते हैं, फिर कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, कोशिका की संरचना क्या क्या होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, उसके बाद लवक पढ़ना है और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण और फिर लास्ट में श्वसन पढ़ना है। चलिए होते हैं कोशिका का। कहता है पहला पॉइंट में देखते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर का आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब कहने का मतलब शरीर जो मानव शरीर होते हैं, जो सजीव के शरीर होते हैं, उसमें रचना करने का और उसको कार्य करने का जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, वो कोशिकाएं होती है। कहता है कोशिका विभाजन के द्वारा प्रातः सृजन सेल्फ रिप्रोडक्शन का समर्थ होता है। मतलब कोशिका में ऐसा समर्थन होता है कि वो खुद से ही अपने आप को बना सकता है, मतलब सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगला पॉइंट है कि कोशिका विज्ञान जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया गया है। मतलब कोशिका विज्ञान में क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में, ठीक है, जीवों के बारे में और उसकी संरचना, उसके कार्यों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कोशिका की खोज कहता है कि 1965 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने कॉर्क के टुकड़े में कोशिका के बाहरी आवरण को देखा, इसे कोसा का नाम दिया। ठीक है, जिसका अर्थ है एक सूक्ष्म कण। ठीक है, जीव कोशिका में सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने देखा था। मतलब कहता है कोशिका की खोज किसने किया और कब किया था। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई और किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। कहाँ से किया था, तो कॉर्क में के बाहरी आवरण में उन्होंने देखा, जिसको क्या नाम दिया, तो कोसा नाम दिया। ठीक है, अब जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, तो 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ठीक है, आगे हम लोग क्या है, कोशिका थ्योरी प्रतिपादक कौन है। पहला पॉइंट इसका देख लेते हैं। कहता है कि सभी कोशिका और कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। जितना भी कोशिका होता है वो कोशिका उत्पादन से ही बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि सभी कोशिकाएं पूर्व अस्तित्व कोशिकाओं से निर्मित होती है। कहने का मतलब कि पहले जो कोशिका रहते हैं उसी से अगले कोशिका का जन्म होता है, मतलब रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा पॉइंट है, कहता है वायरस कोशिका सिद्धांत में एक अपवाद में है। वायरस है जो कोशिका सिद्धांत में एक अपवाद है, क्योंकि वायरस में किसी प्रकार का कोशिका के उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक पहला हम लोग देखते हैं कि जंतु कोशिका, नीलहरित शैवाल और माइक्रोकोन्डिया, पीपीएलियो, प्लूरोप्लेमिनेरिया लाइक ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश कोशिका के प्रकार का प्रीकैरियोटिक जो होते हैं उनका उदाहरण है। कहता है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है। यह राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोई भी अंग नहीं पाया जाता है। मतलब कोशिका जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें राइबोसोम, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है कोशिका का अंग, और इसमें कोई भी प्रकार का कोशिका नहीं पाया जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि इसमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक की उपस्थिति होती है यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, यह विषाणु और जंतु तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे या जंतुओं में पाया जाता है। या किस किस में नहीं पाया, कहता है कि यह विषाणु, जंतु, नीलहरित शैवाल, ये सब को छोड़कर बाकी सभी अथी में पाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना कैसे होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो कोशिका की संरचना में हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों से होता है। मतलब बहुत सारा कोशिकांग मिलता है तब कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में कहता है प्रकाश कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य
कार्य करता है, मतलब प्रत्येक कोशिकांग है जो एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करता है, जिसके कारण कोशिका कार्य करने में सक्षम होता है, जिसके कारण कोशिका जो होता है वो अपना कार्य करने में सक्षम होता है। अब कहता है कि कोशिका के 3 भाग हैं। कोशिका के 3 भाग हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा है कोशिका केंद्रक। ठीक है, एक पॉइंट है कि कोशिका द्रव के केंद्रक में संयुक्त रूप से जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा होता है। ठीक है, पहला इसमें देखो कोशिका के 3 भाग बताए गए हैं। पहला कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा है कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं और तीसरा न्यूक्लियस जिसको हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, तो कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कहता है इसका पॉइंट पहला पॉइंट में है, कहता है हम लोग देखिए कोई भी चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ रहे हैं और उतना ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जितना ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ को छोड़ते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट में देखते हैं कि कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ पदार्थ बाहर आ जा सकते हैं, इसलिए इसे अर्धपरागमय या चयनात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को अर्धपरागमय या चयनात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, यह लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। यह किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली, और इनमें 2 परत प्रोटीन और उनके मध्य एक और लिपिड पाया जाता है। उसमें जो परत होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है और उसके मध्य लिपिड पाए जाते हैं। दूसरा है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति में पहला पॉइंट क्या है कि कोशिका पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा बड़ा आवरण होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि पादप में सेलुलोज बने होते हैं, मतलब पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तीसरा है जंतु की कोशिका भित्ति प्रेडिडोग्लाइकेन से बना होता है, मतलब जंतु में जो कोशिका भित्ति होती है वो ग्लाइकेन से बनी होती है और पादपों में सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, अब हम लोग इसका कार्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, कार्य के बारे में आगे पढ़ेंगे। चल रहे कार्य की ओर। देखो कार्य कहता है, कार्य को हम लोग देखते हैं। पादप कोशिका की सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, मतलब जो कार्य इसमें है क्या करता है, कोशिका को जो जीव जंतु होते हैं या पादप होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है और आंतरिक सहायता प्रदान करता है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें पॉइंट बताया गया कि पादप में कोशिका सेलुलोज के रूप में होता है, जंतु में पेप्टोडोग्लाइकॉन के रूप में होता है और कवक में काइटिन के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, तो यह जीव द्रव वह भाग होता है जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में पाया जाता है, मतलब ये कोशिका है तो कोशिका के चारों तरफ और इसके बीच में जो केंद्रक है इन दोनों के बीच में पाया जाता है क्या, कोशिका द्रव। ठीक है, इसमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं इसमें अलग अलग प्रकार का कोशिकांग भी पाए जाते हैं और कोशिकांग में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग और एकल झिल्ली वाली कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग किस किस में पाया जाता है ये याद रखना है, एक माइक्रोकोंडिया, एक प्लास्टिड जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं और केंद्रक, ये तीनों में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होते हैं। अब जिसमें झिल्ली नहीं होती है वो है राइबोसोम। ठीक है, तारक केंद्र और तीसरा है केंद्रका। केंद्रका में झिल्ली नहीं होती है और जिसमें एकल झिल्ली रहती है। ठीक है, बाकी सब जितना भी ये सब दोनों को छोड़कर जितना भी रहते हैं उसमें एकल झिल्ली होती है। तीसरा पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट में है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1800 कितना में किया था, 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक के अध्ययन की कैरियोलॉजी भी कहते हैं। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, कैरियोलॉजी भी कहते हैं। आगे चलते हैं कि माइक्रोकोंडिया, केंद्रक के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, माइक्रोकोंडिया के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। माइक्रोकोंडिया का हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं माइक्रोकोंडिया कोशिका की शक्तिगृह के नाम से आता है, पावर ऑफ सेल के नाम से किसे जाना जाता है, तो माइक्रोकोंड्रिया को नाम से जाना जाता है। यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है, इसमें दोहरा झिल्ली होता है और दोहरी झिल्ली को पहचानने ट्रिक का है महक। ठीक है, म से माइट्रोकोंड्रिया, ह से हरित लवक और क से
केंद्रक, ठीक है। नामकरण किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का? तो बेंडा ने किया था। और इसकी खोजकर्ता कौन है? तो अल्टमान और फ्लेमिंग इसका खोज किया था। इसे ऊर्जा संचयन एटीपी भी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जीव द्रव जिसको प्रोप्लाज्मा भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें पॉइंट देखते हैं कि कोशिका द्रव और केंद्रक से मिलकर बनती है जीव द्रव, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हेक्सले इसका खोज करता है, हेक्सले और पुरकिंजे। अगला पॉइंट है कि इसे जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, अगला पॉइंट है क्या? माइक्रोकॉन्ड्रिया इसमें बाहरी झिल्ली नहीं होती, नहीं, ये अगला पॉइंट है माइट्रोप्लास्ट। अगला पॉइंट क्या है? माइट्रोप्लास्ट, जिसमें बाहरी झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। उससे अगला पॉइंट है लाइसोसोम, जिसका हम लोग कई बार नाम सुने होंगे, जिसमें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज करता है डी डुबे। माइक्रोलाइसोसोम की खोज करता कौन है? डी डुबे, ठीक है। अगला पॉइंट है क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन। जो कोशिका मर जाते हैं या जो डैमेज हो जाते हैं उसी का ये पाचन करता है। इसे हम कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। कोशिका का सफाई कर्मचारी भी लाइसोसोम को कहा जाता है। इसको एटम बम भी कहा जाता है लाइसोसोम का। अगला पॉइंट है राइबोसोम कहता है, इसका पॉइंट सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। खोज करता है पोलाइड और इसमें झिल्ली नहीं होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। अगला है गाल्जो काय देख लेते हैं हम लोग। गाल्जो काय खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी, ठीक है। पादप में इसे डिक्ट्रियोसोम्स के नाम से भी जाता है, पादप में इसे डेक्ट्रियोसोम के नाम से जाना जाता है। कोशिका का प्रमुख श्वसन अंग है। कोशिका का प्रमुख श्वसन अंग किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को ही कहते हैं, ठीक है। अगला है कि तारक काय मतलब सेंट्रोसोम, ठीक है। इसकी खोज करता है बोवेरी, ठीक है। उपस्थिति, ठीक है, इसमें होता है केवल जंतुओं में होता है। तारक किसमें होता है? केवल जंतुओं में होता है। यह कार्य क्या है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है तारक। आकृति कैसी होती है? तो बेलनाकार आकृति होती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या? लवक के बारे में, ठीक है। लवक के बारे में, लवक क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो लवक मतलब होता है लिपिड मतलब केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। अब लवक मतलब होता है, इसका पार्ट हम लोग देखते हैं। टाइप तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक और एक होता है हरित लवक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अवर्णी कहने का मतलब, वर्ण मतलब रंग और आ मतलब नहीं, जिसमें रंग नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कार्य क्या है इसका? कि खाद्य संचयन पादप में मंड स्टार्च के रूप में, मतलब ये खाद्य को पादपों में मतलब पौधे में खाद्य को जमा करता है, स्टार्च के रूप में जमा करता है। जंतुओं में भी ये खाद्य संचयन करता है, लेकिन किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, ठीक है। इसी के कारण अनाज जैसे गेहूं के अंदर में जो वाइट सफ़ेद होता है वो किसके कारण होता है? अवर्णी लवक के कारण होते हैं। दूसरा है वर्णी लवक, ठीक है, मतलब जिसमें रंग होता है, क्लोरोप्लास्ट, रंगों का होना, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे फल होते हैं, जैसे टमाटर में लाल रंग, गाजर में नारंगी रंग, मूत्र में पीला रंग, ठीक है। तो ये सब के कारण क्या होता है? टमाटर में लाल रंग किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन, ठीक है। गाजर में नारंगी रंग होता है तो कैरोटीन, ठीक है। मूत्र में पीला रंग होता है तो बिबिलियोपिन या फिर यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र पीला रंग। और ये किस में पाया जाता है? तो ये होता है वर्णी लवक में होते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हरित लवक के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्णी हम लोग 3 पॉइंट पढ़े हैं, एक वर्णी लवक, अवर्णी लवक और एक है हरित लवक के बारे में हम देखते हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसमें मैग्नीशियम की उपस्थिति
होती है। पादपों का रसोई घर इसे कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? फोटो और सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के कार्य करता है। ये प्रकाश को संश्लेषित करने का मतलब भोजन बनाने का काम करते हैं पौधों में, सबसे मुख्य कार्य इसका होता है। ठीक है, पौधे सूर्य से प्रकाश, ठीक है, और जड़ से पानी, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन तैयार करता है। ठीक है, और भोजन के रूप में क्या करता है? ग्लूकोज C6H12O6 को तैयार करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। इसके रिएक्शन के रूप में अगर हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण को, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल लिया और रिएक्शन किया क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा, तो ग्लूकोज बनाया C6H12O6 और प्लस O2 क्या किया? वो बाहर की ओर, ऑक्सीजन बाहर की ओर निकाल देता है। इसको कहते हैं हम लोग सरल से जटिल रिएक्शन। ठीक है, तो सरल से जो जटिल रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक कई बार पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, उसको किस तरह का रिएक्शन कहते हैं, एनाबोलिक या कैटाबोलिक? तो ये होती है एनाबोलिक रिएक्शन। और इसको ये जो ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में भी परिवर्तन करता है। आगे हम लोग कुछ नोट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स हम लोग देख लेते हैं। इन नोट्स है कि श्वसन माने रिस्पायरेशन, जो कि प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा के विपरीत बिल्कुल उल्टा होती है। मतलब ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्शन कर CO2 और जल प्लस ऊर्जा में मुक्त करती है। ठीक है, मतलब C6H12O6 को वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और एनर्जी बाहर निकालता है। ये होता है जटिल से सरल रिएक्शन होता है, और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग आज का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, पादपों में अंतर। ठीक है, पादपों में अंतर हम लोग देख लेते हैं। पादप और जंतु में क्या अंतर होते हैं? कोशिका में, तो विशेष अंग पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, आवरण, पहले आवरण में देखते हैं। आवरण दोनों में होता है, पादप में भी और कोशिका में भी। तो हम लोग आवरण में अंतर देख लेते हैं। पादप में सेलुलोज से बनी होती है। आवरण जो होता है पादप में सेलुलोज से बना होता है। त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है पादप में। जंतु कोशिका में जीव झिल्ली से ढकी होती है और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जीव में नहीं होती है, कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है। दूसरा अंग है पर्णहरित, जो कि मतलब उसको रंग देता है। तो पादप में जो पर्णहरित होते हैं उपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। लाइसोसोम जो कोशिका के आत्म थैली होती है, ठीक है, वो पादप में भी नहीं होती है और जंतु में भी नहीं होती है। रसधानी, ठीक है, रसधानी पादप में उपस्थित होती है लेकिन जंतु में नहीं होती है। और ताराकार, जो कि पादप में सिर्फ रहता है और जंतु कोशिका पादप में नहीं रहता है और जंतु कोशिका में उपस्थित रहता है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं और इसका अब लास्ट 2-3 पॉइंट बच गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं उनको हम आपको बताएंगे। और आज ही इस चैप्टर को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वो लोग हम लोग देखते हैं। कहता है कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा, जिसका आकार होता है 0.2 mu। क्या होता है? 0.2 mu कहते हैं। माइक्रोमीटर जिसको कहा जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, जिसका 170 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? तो न्यूरॉन को कहा जाता है। ये आपका सेल चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।